नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की आखिरी उम्मीद भी अब थम गई है। दोनों देश ने बातचीत के लिए ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानने के लिए कोई भी पक्ष तैयार नहीं है। ऐसे में ये जंग कब तक चलेगी और कितनी तबाही अभी और देखनी बाकी है, ये कोई नहीं जानता है। यूक्रेन रूस के बीच जंग रोकने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। ना यूक्रेन को रूस की बात समझ में आई, ना रूस ने यूक्रेन की बात मानी। इस बीच हर दिन चल रहा है यूक्रेन, छलनी हो रहे हैं सैनिकों के सीने, पुतिन की जिद की कीमत चुका रहे हैं रूसी सैनिक और ज़ेलेंस्की के स्वाभिमान की भेंट चढ़ रही है यूक्रेन की फौज। फिर ऐसा सुनहरा मौका रूस और यूक्रेन ने क्यों छोड़ दिया? दोनों देशों ने युद्ध खत्म होने की संभावना को क्यों मार दी ठोकर? आखिर पुतिन को अचानक युद्ध खत्म करने का ख्याल क्यों आया और ज़ेलेंस्की के सामने ऐसी कौन सी अड़चन आ गई जिससे उन्होंने ठुकरा दिया पुतिन का ऑफर? आज हम आपको बताएंगे कि ज़ेलेंस्की को रूस का ऑफर मंजूर क्यों नहीं है और रूस ने यूक्रेन के रिटर्न ऑफर को क्यों खारिज कर दिया। जंग के इस मोड़ पर आने के बाद कैसी होगी युद्ध की सूरत और कैसा होगा आगे का मंजर? इस साल फरवरी से छिड़ी जंग में जब साल खत्म होने को आया तो पुतिन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पुतिन ने यूक्रेन को एक ऐसा ऑफर दिया जिससे लगा कि शायद पुतिन का दिल पसीज गया, उनकी सोच बदल गई, शायद उन्हें यूक्रेन पर रहम आ गया। आखिरकार रूसी राष्ट्रपति ने कह दी वो बात जिसका इंतजार दुनिया को महीनों से था। Действуем в правильном направлении. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बातचीत का जो ऑफर दिया उससे दुनिया हैरान थी। हैरान थे बाइडेन और हैरत में थे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पुतिन को क्या हो गया। पुतिन ने यूक्रेन को जीतने की जिद कैसे छोड़ दी? ऐसा क्या हो गया कि पुतिन के दिमाग में जंग को खत्म करने का ख्याल दौड़ने लगा है? सबने सोचा कि चलो अब खत्म होगा युद्ध और लौटेगी शांति, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन ने युद्ध की सशर्त बातचीत के ऑफर को ठुकरा दिया। रूस ने यूक्रेन के सामने शर्त रखी थी कि यूक्रेन के जिन 4 राज्यों पर रूस ने जनमत संग्रह करवाकर कब्जा कर लिया है, उन इलाकों को यूक्रेन के सैनिक खाली कर दें। रूस के इस सशर्त बातचीत के ऑफर को यूक्रेन ने सिरे से खारिज कर दिया और अपनी ओर से रूस को समझौते का नया प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे, जिसके तहत जिन 4 राज्यों पर रूस ने अवैध कब्जा किया है उसे छोड़ दे और अपने सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुला ले। इसके बाद ही बातचीत के लिए स्वतंत्र माहौल बनेगा। यूक्रेन के शांति सूत्र को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन अभी भी वास्तविक शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। लावरोव ने कहा कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के इस झूठे आश्वासन से भ्रम में जी रहा है कि उनकी मदद से पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया जाएगा। सर्गेई ने यूक्रेन का प्रस्ताव खारिज करने के साथ ही ज़ेलेंस्की को यह चेतावनी भी दे दी है कि यूक्रेन की सेना हमारे कब्जे वाले क्षेत्रों से हट जाए और रूसी सैनिकों के प्रस्ताव को मान ले। सीधी बात है कि उन्हें अपनी भलाई के लिए इन प्रस्तावों को मान लेना चाहिए, नहीं तो रूसी सेना इस पर फैसला करने में सक्षम है। जब बात आती है कि संघर्ष कितने समय तक चलेगा, तो यह तय करना यूक्रेन के बाले में है, जिसके पीछे अमेरिका है।
अब बात दोनों मुल्कों के जिद की है। यूक्रेन का कहना है कि वो तब तक रूस से बातचीत नहीं करेगा जब तक कि यूक्रेन में एक भी रूसी सैनिक मौजूद रहेगा, जबकि रूस का कहना है कि वो यूक्रेन में तब तक लड़ता रहेगा जब तक वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता। ज़ेलेंस्की के लिए उनकी जिद यूक्रेन को बर्बादी के अंतहीन खाई में धकेलने वाली है, तो पुतिन के लिए उनकी जिद को पूरा करना अब टेढ़ी खीर बन चुका है। ये बात पुतिन भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। शायद इसीलिए पुतिन ने बीच का रास्ता निकालते हुए जंग खत्म करने की पहल की, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन में उनकी सेना फंस चुकी है। लाख कोशिशों के बाद भी पुतिन की फौज कीव की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही है। जबकि जंग में यूक्रेन के कब्जाए इलाके को छोड़कर पीछे लौटना या फिर एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान करना रूस और पुतिन की साख में वो बट्टा लगा देगा जो किसी भी रूसी नागरिक को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। 10 महीने पहले 24 फरवरी को जब रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब दुनिया ही नहीं, खुद यूक्रेन के सैनिक भी मान चुके थे कि वो रूसी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि रूसी सैनिकों के पास ज्यादा बेहतर और ज्यादा मारक हथियार हैं। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक भीतर से डरे हुए थे। इस बात का खुलासा एक अमेरिकी अखबार ने यूक्रेनी फौज के जवानों से बातचीत के आधार पर किया। पहले झोंके में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को यूक्रेन के चारों सीमांत राज्यों से खदेड़ दिया और कीव की तरफ आगे बढ़ने लगे। तब यूक्रेनी सैनिकों के सामने पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा, लिहाजा यूक्रेनी सैनिकों ने डटकर रूसी सैनिकों का मुकाबला किया और जिससे रूसी सैनिक कीव से 40 किलोमीटर दूर अटक कर रह गए। वो दिन था और आज तक रूसी सैनिक कीव में कदम नहीं रख पाए। रूसी फौज को रोकने के बाद यूक्रेनी फौज को अपने दमखम का एहसास हुआ। इधर ज़ेलेंस्की का बंकर से निकलकर रूसी हमले में तबाह हो चुके इलाकों का दौरा करना यूक्रेनी सैनिकों के हौसले को और बढ़ा गया। अब पुतिन की फौज को यूक्रेन में अच्छी खासी चुनौती मिलने लगी थी। इस बीच जंग में करीब 2 महीने का वक्त निकल चुका था। तब तक यूक्रेन की धरती पर विदेशी हथियार भी पहुंचने शुरू हो गए थे। इससे यूक्रेनी फौज का मनोबल और ज्यादा बढ़ने लगा था। अब तक लगातार पीछे हटती यूक्रेनी फौज के भीतर विदेशी हथियारों की जंग का नया जज्बा पैदा हो चुका था। अमेरिकी और जर्मन हथियारों के दम पर यूक्रेन की तरफ से रूस की सेना पर प्रचंड पलटवार शुरू हो गया, जिससे रूसी सेना को यूक्रेन के बाकी हिस्सों से सिमटकर सीमांत राज्यों डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन में पनाह लेनी पड़ी। यूक्रेन से मिली इस चुनौती ने रूसी सेना के अफसरों, रणनीतिकारों और खुद पुतिन का दिमाग झकझोर कर रख दिया था। पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल से यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल गई थी। अब रूस की तरफ से जितना वार हो रहा था, यूक्रेन की तरफ से उतना ही प्रचंड पलटवार हो रहा था। कमोवेश यही हालात अब तक बने हुए हैं। पुतिन को डर था कि यूक्रेन की तरफ से जवाबी हमला और ज्यादा तेज हुआ तो डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन पर कब्जे से हाथ धोना पड़ सकता है। लिहाजा आनंद फानन में पुतिन ने चारों राज्यों में जनमत संग्रह कराया और चारों राज्यों पर रूसी कब्जे की आधिकारिक मुहर लगा दी। ज़ेलेंस्की की अगुवाई में यूक्रेन की सेना गुरिल्ला युद्ध कर रही है। यूक्रेनी फौज ने सड़कों का रास्ता छोड़कर खेत, खलिहान, नदी और पहाड़ के रास्तों से रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन में पहुंचना शुरू किया और रूसी फौजों पर हमले शुरू किए। आज की तारीख में चारों राज्यों में यूक्रेनी फौज ने करीब आधा हिस्सा वापस अपने कब्जे में ले लिया है। बाकी के लिए जंग जारी है। रूस के लिए अब कीव पर फतह की बात तो दूर की है, उसके लिए इन चारों राज्यों पर भी मुकम्मल कब्जा बनाए रख पाना भारी है।
शायद इसीलिए पुतिन ने साल के अंत में युद्ध खत्म करने का इशारा किया। लेकिन ज़ेलेंस्की को पता है कि उनकी फौज में कितना दम है और उनकी फौज अपनी जमीन वापस लेने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन की बात नहीं मानी, जिससे भड़के पुतिन 29 दिसंबर को यूक्रेन पर सबसे भीषण हमला किया। फिर भी ये प्रचंड हमले ज़ेलेंस्की के इरादे डगमगा नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि रूस ईरान को ऐसे घातक हथियार दे रहा है जो पुतिन के लिए जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या नए साल 2023 में पुतिन के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया है जो यूक्रेन के लिए यमराज बन चुका है? क्या ईरान के बंकर से पुतिन को ऐसे भयंकर हथियार मिल गए हैं जो अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी तबाह कर देंगे? क्या वाकई में रूस और ईरान ने मिलकर अब यूक्रेन की जंग में घातक हमले का प्लान तैयार कर लिया है? क्या रूस की मिसाइलों के साथ साथ अब ईरान के सबसे एडवांस ड्रोन जंग में गेम चेंजर होने वाले हैं? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने ईरान पर भरोसा करके जंग को परमाणु जंग के करीब पहुंचा दिया है? ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? ईरान के आत्मघाती ड्रोन कयामत तो नहीं, लेकिन किसी कयामत से कम भी नहीं है। आखिर 2 से 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाले ईरानी सुसाइड ड्रोन रूस में कैसे पहुंच रहे हैं? 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रूस का स्पेशल ऑपरेशन, जिसे दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध के रूप में देख रही है, वो भयानक से बहुत ज्यादा भयानक होता जा रहा है। पुतिन का रूस इस जंग में इतना ज्यादा आगे निकल चुका है जहां से वो वापस नहीं आ सकता। खुफिया ऑपरेशन में माहिर पुतिन के लिए इस जंग को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा। 70 साल के पुतिन पिछले 300 से ज्यादा दिनों से यूक्रेन को जंग में हराने के लिए रूस के सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 30 देशों से बने नेटो और यूक्रेन को घातक एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों का ऐसा कवच दे दिया है जो हारते हुए यूक्रेन को बार बार फौलाद की तरह खड़ा कर देता है। ऐसे में रूस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले यूक्रेन पर जल्द से जल्द जमीनी कब्जा किया जाए। इसीलिए 3 सितंबर 2022 से लेकर अब तक लगभग महीने भर रूस की तरफ यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस की 80% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यूक्रेन में मिसाइलें नहीं गिरी तो यूक्रेन के दर्जन भर शहर खंडहर कैसे बन गए? रूस ने 10 महीने से चल रहे अपने स्पेशल ऑपरेशन में जिस देश पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है वो है ईरान। ने रूस के लिए अपने बंकर खोल दिए हैं जिसमें घातक साथ साथ आत्मघाती ड्रोन भरे पड़े हैं। ये ईरान के घातक हथियारों से भरे वो बंकर हैं जहां शाहिद 136, अराश 2 जैसे बेहद सटीक हमला करने वाले ड्रोन साफ देखे जा सकते हैं। 2000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले ये ड्रोन यूक्रेन के लिए यमराज बन चुके हैं। साल 2022 का अंत और साल 2023 की शुरुआत में रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से फिर खूनी हमला किया है।
इस बार कीव शहर के दक्षिणी हिस्से को रूस ने निशाना बनाया है। रात भर धमाकों की आवाजों से इलाका गूंजता रहा। आसमान को छूती आग की ऊंची लपटें चारों तरफ देखी गई। सुबह होते होते रूस के ड्रोन हमले थम गए। रूस के ये ड्रोन हमले जैसे बख्मुत और क्रेमिया में इस पर किए गए थे। Кола ударних було випущено по території України. Ну, якщо брати до уваги, от маю деяку статистику, тут трошки підготував, так, то таку кількість, зрештою, шахедів вони ще не випускали зараз. Бачимо, що таки, мабуть, є нова партія. Ну, відомо вже президенту, що дійсно отримали, і ми маємо... रूस ने आत्मघाती ड्रोन से हमला करने से ठीक एक दिन पहले यूक्रेन पर 120 से ज्यादा मिसाइलों की बरसात कर दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक रूस के इन ताजा हमलों से सदमे में जंग में मस्त पड़ चुके रूस से बहुत महंगा और जानलेवा साबित हो रहा है। रूसी सेना भी भेड़ियों की तरह अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर इतना ज्यादा थका देना चाहती है कि जब उस पर आखिरी वार हो तो वो किसी तरह का मुकाबला न कर पाए। पुतिन भी यूक्रेन को मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों से इतना ज्यादा पस्त और कमजोर कर देना चाहते हैं। यूक्रेन में ना सैनिकों का हौसला बढ़ाने में लगे। Бої, Бахмут, Солидар, Кремінна. Загалом тримаємо позиції, є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. Я дякую усім нашим бійцям, які це забезпечують. Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну और नेटो में शामिल 30 देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि रूस मिसाइलों और ड्रोन्स को किस रणनीति के तहत इस्तेमाल कर रहा है। हम आपको रूस के पिछले कुछ दिनों में हमलों का पैटर्न दिखाते हैं, जिसमें पुतिन की फौज ने मिसाइल के साथ साथ सुसाइड ड्रोन से भी जबरदस्त हमले किए हैं। रूस ने 31 दिसंबर 2022 36 ड्रोन से हमले किए। 16 की संख्या में शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इस हमले से एक दिन पहले राजधानी कीव पर रूस ने 120 से ज्यादा मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में रूस ने 85 मिसाइल हमले किए, जबकि रूस के फाइटर जेट्स ने 35 एयर अटैक यूक्रेन पर किए। आर्मी ने यूक्रेन जबकि यूक्रेन के खेरसोन इलाके में रूस ने 33 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर 16 दिसंबर को 70 मिसाइलें दागी थी। इस वक्त यूक्रेन के कब्जे वाले शहर बख्मुत के आसपास भीषण जंग हो रही है। बेलारूस में तैनात रूसी जेट तैयारी शुरू हुई है। वहीं प्रचंड को पूरी तरह से घुटने पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन की जनता तो खून के आंसू रो रही है। यूक्रेन के इन लोगों के लिए पुतिन साक्षात यमराज बन चुके हैं। Я так сподіваюся, що такого страшного нічого немає, просто ушкодження ноги, мабуть, уламки чи осколки, не знаю. На жаль. से जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बख्मुत शहर और उत्तर में लुहांस्क प्रांत के स्वातो के आसपास भयानक जंग हो रही है, जहां पर रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। इसीलिए पुतिन ने इन इलाकों में को काफी बढ़ा दिया है। जबकि रात हमलों से रूस ने यूक्रेन में दहशत चरम पर पहुंचा दी है। Дуже тривожно. Тривожно, тому що ти не знаєш, в який момент можуть летіти ці ракети. Але ж повідомлення тривоги, і ми зразу покидаємо офіс. पुतिन का रूस अब जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो रूस मारा जाएगा या फिर यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा। इससे कम पर ना तो ये जंग रुकने वाली है और ना ही राष्ट्रपति पुतिन अब मानने वाले हैं। रूस अकेले दम पर अरबों डॉलर अपने स्पेशल ऑपरेशन यानी युद्ध में बहा चुका है, जबकि यूक्रेन पर अमेरिका और नेटो में शामिल 30 देश अरबों डॉलर दांव पर लगा चुके हैं। ऐसे हालात में अगर यूक्रेन हारता है तो ये सीधे सीधे अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो में शामिल 30 देशों की बहुत शर्मनाक और बुरी हार होगी। जंग के इसी समीकरण को भांपते हुए ईरान की लीडरशिप खुलकर रूस को अपने सबसे घातक हथियार और ड्रोन दे रही है।
ईरान ने भी रूस यूक्रेन जंग में अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। अब जरा ईरान की घातक मिसाइलों को देखिए, जहां ईरान के शहीद हो चुके टॉप जनरल से लेकर सबसे ऊंचे दर्जे के लीडर्स की तस्वीरों को मिसाइलों के साथ रखा गया है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड बेस के इस वीडियो में मिसाइलों के जखीरे के साथ साथ जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर देखिए, जिन्हें अमेरिका ने एक मिसाइल हमले में 3 जनवरी 2020 को मार डाला था। तब से ईरान अपने सबसे डेयरिंग जनरल सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिका से लेना चाहता है। ये वीडियो साफ दिखाता है ईरान ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की कितनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। घातक हथियारों और मिसाइलों से भरे ईरान के यही बंकर रूस के लिए खुल चुके हैं, जहां से सुसाइड ड्रोन से लेकर अब मिसाइलें पहुंचने की भी खबर सामने आने लगी है। रूस इस वक्त ईरान की सबसे घातक आत्मघाती ड्रोन्स पर भरोसा कर रहा है। ड्रोन शाहिद 136 और आराश 2 रूस के ऑपरेशन में कमाल कर रहे हैं। हालांकि शाहिद 136 के मुकाबले आराश 2 बहुत सटीक और ताकतवर है। इनके बीच का फर्क भी जान लीजिए। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल ओमार्स हैदरी के मुताबिक आराश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसे दुनिया में सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोनों में से एक माना जाता है। शाहिद 136 ड्रोन की तुलना में ये 5 गुना तेज और घातक है। शाहिद 136 के प्रोपेलर में शोर होता है, जबकि आराश 2 तेज रफ्तार वाले जेट प्रोपेल्शन का इस्तेमाल करता है, जिसमें शोर काफी कम होता है। आराश 2 को तेज रफ्तार के चलते इसे मार गिराना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि इससे इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट आराश 2 को शाहिद 136 ड्रोन का बाप भी कहते हैं। आराश 2 दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाला घातक गेम चेंजर ड्रोन माना जाता है। रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह से पुतिन ईरान की लीडरशिप पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख देगी। अगर पुतिन ने ईरान के हथियारों की मदद से यूक्रेन को हरा दिया, तो ये निश्चित है रूस ईरान को हर वो सैन्य मदद देगा जिससे वो अमेरिका से बदला ले सके। इसका मतलब ये हुआ, यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद जंग के नए मोर्चे जरूर खुल जाएंगे। और न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।